नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 2021 का, जिसमें हम 65 तक 1 से 65 तक 2 पार्टों में हमने देखा था। ये तीसरा पार्ट है जो 66 से 100 तक है। तो 66वां क्वेश्चन हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में स्थापना हुई थी द हेग में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का 1948 में मुख्यालय जिनेवा में है। ओपेक का वियना में है। ओपेक का, और इसका मुख्यालय वियना में 1960 में स्थापना हुआ था। यूनेस्को का 1946 में यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का 1944 में, और वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी है, 1944 में हुआ था। तो इस तरह दोस्तों 66वां का बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। तो खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मूर्तिकला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। खजुराहो के मूर्तिकलाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों 68वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध नबका ले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? नबका ले बारा उत्सव, तो ए है ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव ओडिशा राज्य से संबंध है। मेवाड़ उत्सव राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। राजस्थान का मेवाड़ उत्सव होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सब हरितगृह गैस है। हरितगृह गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प एवं ओजोन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए,
15 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र अर्जुन की प्रतिमा सहित दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र अर्जुन की प्रतिमा सहित दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ के हमको उत्तर देना है। तो हम देखेंगे पहला, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पहरणीय शब्द का अर्थ है। तो स्पहरणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। इसका हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। स्पहरणीय विशेषताएं यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब है और स्पहरणीय विशेषताएं, इसका मतलब यही हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आजादी के संघर्ष में कृषकों की क्या योगदान था। गुलाम देश की दशा कैसी थी। महात्मा गांधी की नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है गंदा कानून, कोई गंदा कानून लागू नहीं दिया जाता था, कर दिया जाता था, नहीं कर सकते थे। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जिन उनके। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के विशेषताएं पैदा करता है। तो यहाँ पे सारी चीजें, संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता, अपनी प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो स्वतंत्रता की विशेषताएं बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो ये हो जाएगा बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय सभी धर्मों का आदर करना होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका हो जाएगा, जनतांत्रिक मतलब इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी होगा। बाकी सब है, यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, नहीं होगा ये। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, ये हो जाएगा डी। इसमें हम गद्यांश के माध्यम से देख भी सकते हैं, हर वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो, गरीब हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, डी हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है, ये भी गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। ये भी गद्यांश है, इसका उत्तर देना है। तो हम सीधे प्रश्नों को पढ़ के उसका हम खोजेंगे। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, मन तो मन, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत्य रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव की शरीर भी अप्रतिम है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव मन जो विचारधारा रूप में घटित होता है उसी की कृत्य रूप ही तो सृष्टि है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। सेम लाइन वहां पे दिया हुआ है। तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसका हो जाएगा 77 का हो जाएगा। हम देखेंगे इधर गद्यांश में, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। यदि किसी यंत्र प्रत्यारोपण होता है, इसका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत साहित्य शास्त्री में अभाव होता है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए दोस्तों, साहित्य शास्त्री ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर में जिस प्रकार, ठीक है, रच डाली है, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, साहित्य शास्त्रियों ने भी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा अभाव होता है। तो ये हो जाएगा 77 का बी। बी साहित्य शास्त्री। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि क्योंकि तो इसका हो जाएगा सी, अवयव रूपी पुर्जों की विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि किसी यंत्र के जिस प्रकार यंत्र के पुर्जे में दोष आ जाने से गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी विभिन्न अवयवों में से कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है, यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 78 का सी हो जाएगा, 78 का सी। पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। अंग शल्य चिकित्सक क्या करते हैं? अंग प्रत्यारोपण करते हैं या फिर विभिन्न जो है शल्य चिकित्सा द्वारा शरीर का इलाज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण के जिस प्रकार
किसी का रक्त से स्वीकार नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे है, चिकित्सकों ने इस दायित्व चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो 79 का सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निरामय मतलब स्वस्थ शरीर, निरामय शरीर स्वस्थ शरीर। तो नेक्स्ट है 81 से 85 निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको ग्राफ को अध्ययन करके हमको उत्तर देना है। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो अधिकतम स्तर जो है इस वर्ष घटा है 15-16 के दौरान। देखिए एकदम ये ढाल हो गया है, बाकी सब में बहुत थोड़ा थोड़ा घटा है। वैसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 98 से जब हम 60 निकालेंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ 60 से 55 हम करेंगे तो 5 ही होगा, तो सीधे हो गया 15 से 16 में। ठीक है दोस्तों, तो 81 का हो जाएगा बी, 81 का बी। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो 82 का क्या कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज हुआ है। तो अधिकतम हुआ है जो 12-13 के मुकाबले 14 में ज़्यादा हुआ है। तो 82 का हो जाएगा ए, 82 का 13-14 में, 13 से 14 में, तो इसका हो जाएगा ए। सीधे वहाँ पे ढाल हमको दिखाई दे रहा है, वैसे हम निकाल भी सकते हैं, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन हम देखेंगे, तो इसको जोड़ के 42 + 44 + 58, तो औसत उत्पादन निकल जाएगा। तो 144/3 = 48 MT हो जाएगा, मिलियन टन, मेट्रिक टन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो 83 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो अधिकतम उत्पादन जो है 18-19 में अधिकतम उत्पादन जो है 98। देखिए यहाँ पे अधिकतम उत्पादन होगा, तो कब होगा, 14-15 में हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 84 का बी, 14-15 में। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 11-12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 58 है। 58 माइनस 44 पिछले की तुलना में बटे 44 गुणे 100, तो वृद्धि हमें पता चल जाएगा। तो 14 बटे 44 गुणे 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.81%। ठीक है दोस्तों, 31.81%। 85 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्देश 86 से 90 दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ग्राफ के माध्यम से हमको देखना है कि यक्स का आयात कब कब कितना हुआ। ठीक है, अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वर्ष 2014-15 में से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में 14-15 ये हो गया और 15-16 ये हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ है? यहाँ पे हो गया 300, तो हो जाएगा हमारा 86 का, तो 300 वृद्धि हुआ है। तो 1200 में से 900 घटा देंगे, 900 बटे 900 मिनिमम जब हमको निकालना रहता है परसेंटेज, तो मिनिमम पे निकालते हैं। तो 300 बटा 900 गुणे 100 हो जाएगा, इक्वल टू 33.3% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 86 का हो जाएगा 33.3%, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी वर्षों के लिए वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। सभी वर्षों के लिए, तो सबका हम क्या करेंगे? औसत निकाल देंगे। तो देखिए 14 में 14-15 में निकालेंगे, फिर 15-16 ऐसे पूरा निकाल देंगे। तो 200 प्लस 300 यहाँ पे इसको माइनस जब हम करेंगे, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 14-15 में, तो 14-15 में वृद्धि जो हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। 200 फिर हो जाएगा 15-16 में 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 300 फिर हो जाएगा 0, 1200 में 1200 घटाएंगे 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 100, 1300 में से 1200 घटाएंगे, फिर हो जाएगा 2000 में से 1300 घटाएंगे 700 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। अब फिर इसको देखेंगे, टोटल हो जाएगा 1300 जब हम जोड़ेंगे तो, और 5 हो जाएगा 1300 बटे 5, टोटल हो जाएगा 260 करोड़। 260 करोड़। तो उत्तर होगा हमारा 87 का, ये 87 का हो जाएगा। 87 का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विगत वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। 88 का पूछ रहा है, कह रहा है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आय से अधिक था।
तो पूरा जो नॉर्मल हमारा औसत है वो कितना, पूरा हम औसत निकाल लेंगे और बाकी देखेंगे कितने में औसत से ज़्यादा अधिक है, कितने किस किस साल में। तो सभी वर्षों का यक्स के आयात का औसत हो जाएगा 700 प्लस 900, यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000। ठीक है दोस्तों, बटे 6 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 7300 बटा 6 इक्वल टू हो जाएगा 1216.66 करोड़। ठीक, तो 1216, ये हो जाएगा 1216.66 करोड़। तो स्पष्ट है जो औसत है हमारा इतना है और औसत से ज़्यादा इसमें हुआ है, औसत से ज़्यादा इसमें हुआ है और इसमें हुआ है। तो यानी कि 17-18 औसत है हमारा 1216.66 करोड़, और इसमें जो हुआ है 1300 और इसमें हुआ है 2000। तो 17-18 और 18-19 में यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 88 का, 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी। दो वर्षों में अधिक है औसत से यक्स का आयात। नेक्स्ट है दोस्तों, यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो जो यक्स के औसत आयात से अधिक आयात हुआ है और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर पूछ रहा है 89 में। तो हम क्या करेंगे, जो औसत है इसका औसत है 200, 2016 है औसत इसका, सॉरी 1216 जब हम निकाले थे औसत तो 1216.66 करोड़ औसत था सभी का, सबका हम जब औसत निकाले थे। तो 2 वर्षों में यक्स का, 2 वर्षों में इसमें और इसमें यक्स का आयात जो है अधिक है और किसमें किसमें कम है। तो 4 वर्षों में यक्स का आयात जो है 4 वर्षों में कम है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्षों में कम है, 2 वर्षों में अधिक है। तो 4 वर्षों में -2 कर देंगे तो 2 वर्ष, 2 वर्ष निकल जाएगा। तो यही हो जाएगा 89 का यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो 4 में कम वाले वर्ष में कम वाला वर्ष है 4 और अधिक वाला वर्ष है 2, तो इसका अंतर हो जाएगा 2 वर्ष सीधे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 89 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो 90वां का हम क्या करेंगे, वर्ष
90 का हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे वर्ष 18-19 के दौरान यक्स का आयात। यक्स का आयात 2000 है, तो सभी वर्षों में यक्स का औसत जो था, यक्स का औसत सभी वर्षों में 1216.66 हम निकाले थे पहले, सभी का औसत। ठीक है, अब अभीष्ट वृद्धि दर हम निकाल लेंगे, तो इसका और इसका हम माइनस करके 2000 माइनस 1216.66 बटे 1266.66 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे गुणे 100 कर, इसको हटा के गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा, ऐसे करेंगे 2000 माइनस 1216.66 बटे 1216.66 गुणे 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 78,334 बटे 1666 गुणे 100, आ जाएगा टोटल 64.38%। 64.38%। तो 90 का हो जाएगा 64.38%। तो यही हो जाएगा वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत। तो 18-19 का जो है 2000 है, सबसे हाईएस्ट है 2000, तो इसका जो है सबके आयात का प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात का प्रतिशत, तो उसमें जितना औसत है कितना है 1216.66 है, तो बटा 1216.66 जैसे मैंने निकाला है, तो आंसर आ जाएगा 64.38। वृद्धि इतना है। नेक्स्ट है दोस्तों 91 से 95 दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस तालिका को देख के, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। अब देखना है ABCD जो है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को बिक्री कर रहे हैं, तो अब इसको देख के हमको सारणी को देख के आंसर देना है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, तो यहाँ पे देखिए मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु ए है, तथा शनिवार को सी द्वारा ए है। बेची गई वस्तु का अनुपात पूछ रहा है, तो 35 बटे 45 कर दीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, तो 7 संबंधी 8 हो जाएगा, 7 संबंधी 8, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं 9 होगा ना, सॉरी ऐसे होगा, 5 9 45 हो जाएगा ना, 35 संबंधी 45 था, तो 5 सत्ते 35, 5 9 45 होगा, तो 7 संबंधी 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 संबंधी 9 बी होगा। ठीक, नेक्स्ट है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो ये भी वैसे ही करेंगे, देखिए कह रहा है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, डी द्वारा बेची गई वस्तु, और शनिवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, तो कितना प्रतिशत था, तो इसको अभिष्ट प्रतिशत हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा
20/45 गुणे 100। अब इससे हम निकाल लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 44.44%। तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 93वां क्वेश्चन। BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है BC तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो B, C और D द्वारा, तो क्रमशः कह रहा है तो क्रमशः ये हो जाएगा, और D के द्वारा शनिवार को 40 हो जाएगा। तो 45 प्लस 48 प्लस 40/3 हो जाएगा। तो 133/3 हो जाएगा इक्वल टू 44.33 हो जाएगा। 44.33 उत्तर हो जाएगा 93वां का हो जाएगा ए। 93 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो 94 हम देखेंगे, सप्ताह के 4 दिन में सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो हम क्या करेंगे, डी वस्तु की बिक्री कितनी होगी? तो डी वस्तु की बिक्री हो जाएगी 20 प्लस 26 प्लस 41 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 127। ठीक है दोस्तों, और सप्ताह में 4 दिनों में बी वस्तु की बिक्री, तो बी वस्तु की बिक्री हो जाएगी 45 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 40 इक्वल टू 163 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो 163 माइनस 127 है, 127/127 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम करेंगे कैलकुलेशन, तो 28.34% आंसर आएगा। तो इसका हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत डी हो जाएगा। 94वां का देखिए 28.34%, तो यहाँ 3% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो अंतर पूछ रहा है, तो देखिए हम अंतर निकालेंगे। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत तो हो जाएगा 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20/4। अब ये टोटल का माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25 प्लस 28, ये जो है शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकाल रहे हैं हम, प्लस 15 प्लस 41
बटे 4। अब दोनों माइनस कर देंगे तो होगा 130/4 माइनस 109/4 इक्वल टू 32.5 माइनस 27.25। तो उत्तर हो जाएगा 5.25। 5.25 95 का हो जाएगा 5.25। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 96 से 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसको अध्ययन करके उत्तर देना है। भारत में 10 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन वर्ष दिया है। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू दिया है। सबका डिफरेंट वो दिया है कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो गेहूं उत्पादन यही है, फर्स्ट है, पहला है गेहूं उत्पादन। तो किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई? तो ये होगा 2 वर्षों में। एक तो यहाँ है, देखिए गेहूं में जो है एक यहाँ गिरावट दर्ज की गई है और एक यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। 2 जगह गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही 13-14 या 15-16 या 14-15 या 16-17 में 2 वर्षों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी में नहीं होगा, ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देना चाहिए था, 2 ऑप्शन देना चाहिए, 14-15, यहाँ पे 13-14 और 14-15, दो वर्षों में। नेक्स्ट है दोस्तों 97 का, इनमें से किस फसल में 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए मक्का दिया है, जौ, दालें, बाजरा। इसमें 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है। 97 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे चावल में, देखिए इसमें भी घट रहा है, बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ा है फिर घटा है। बाजरे में बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो बाजरे का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये बाजरा। ठीक है दोस्तों, तो 97 का हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 98, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? आलू का उत्पादन पूछ रहा है 10-11, तो आलू ये हो गया। 10-11 के मध्य पूछ रहा है और 16-17 की अवधि के मध्य, 16-17 की अवधि के मध्य ये हो गया और ये हो गया और ये, मतलब सबका मध्य आलू का उत्पादन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबका औसत निकाल लेंगे। 210 प्लस 220 प्लस 222 प्लस 245 प्लस 315 प्लस 400 प्लस 445 बटे हम कर देंगे बटे 7। तो इसका उत्तर निकल के आएगा 2057 तो उत्तर हो जाएगा 293.86 टन। 293.86 टन।
293.86 टन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा। 98 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो जौ, बाजरा, चावल, आलू। 16-17 के मध्य पूछ रहा है, कह रहा है 16-17 के मध्य, 16-17 के मध्य इसमें पूछ रहा है, इसमें गिरावट दर्ज की गई जौ, बाजरा, चावल, आलू में। तो यहाँ पे वृद्धि है, यहाँ पे भी वृद्धि है, जौ, बाजरा और चावल, आलू में। चावल में यहाँ पे गिरावट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन चावल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, बाजरा है, बाजरा में वृद्धि हुई है, तो गिरावट चावल में हो रहा है, 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना है? तो आलू का उत्पादन कह रहा है, ये आलू है, आलू का उत्पादन कह रहा है 15-16 में ये हो गया, आलू का उत्पादन 400 और 10-11 में हो गया 210। तो 400 इतना गुना पूछ रहा है, तो 400/210 इक्वल टू हो जाएगा 1.90 टन हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.90 टन गुना हो जाएगा। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.90 टन। इस तरह दोस्तों, इस तरह 2000 यूपी ट्रिपल एससी 2001 यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2001 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर का 100 तक, 1 से 100 तक का हल समाप्त हो गया। दोस्तों 3 पार्ट में है, पहला दूसरा जो है पहले साल किया जा चुका है, और ये तीसरा पार्ट है जो 75 से लेकर 100 तक है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को दबा लें, जिससे आप तक जो भी नए अपडेट्स और नए वीडियो हों आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। ये जो है कहीं ना कहीं यूपी पेट 2022 के इसी के आसपास क्वेश्चन पेपर होंगे, तो अधिक से अधिक इसको गहन अध्ययन करके ही आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि यूपी पेट 2022 का क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसके आसपास ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।